बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम बायोकेमिस्ट्री का लेक्चर स्टार्ट करने लगे हैं। हमारा नेक्स्ट चैप्टर है, ठीक है, न्यूक्लिक एसिड का। तो इसमें हम देखेंगे कि न्यूक्लिक एसिड्स क्या होता है और किस तरह से हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है, इसकी क्या रोल है, ये सारा कुछ। तो न्यूक्लिक एसिड इंट्रोडक्शन। न्यूक्लिक एसिड was first demonstrated in the nuclei of first cell in 1869। ठीक है, ये एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने इसको एकदम रीड कर लेना है कि सबसे पहले जो फर्स्ट सेल्स होते हैं, यानी कि यहाँ पे पीप वगैरह बनती है, वहां से बेसिकली न्यूक्लाई की फॉर्म इसको फर्स्ट टाइम देखा गया 1869 के अंदर। एंड देन इन स्पर्म हेड इन 1872। और बाद में एक अदर, ठीक है, जो साइंटिस्ट था जिसका नाम स्वेडिश डॉक्टर था, ठीक है, उसने देखा स्पर्म के में। उसके बाद फ्रीडरिच जो थे मेस्चर एंड नेम्ड एज ए न्यूक्लियन, उसको उसने न्यूक्लियन का नाम दिया था। न्यूक्लिक एसिड आर प्रेजेंट इन एवरी लिविंग सेल, हर एक सेल में होते हैं, एज वेल एज वायरस के अंदर भी होते हैं। एंड हैव फॉर्म टू एसेंशियल सब्सटेंस ऑफ द जीन्स, और जीन्स के बहुत जरूरी हिस्से होते हैं, ठीक है। और एंड द तमाम ऑपरेटर्स बाय विच जीन्स एक्ट, यानी कि जिन पे जीन्स एक्ट करते हैं। इसको बस आपने रीड कर लेना है एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब नेक्स्ट आगे हमारे पास आ जाती है टाइप्स ऑफ द न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड की दो टाइप्स हैं, ठीक है, एक हमारे पास डीएनए है और एक आरएनए। डीएनए, इसकी फुल फॉर्म क्या है बेटा? डी ऑक्सी रेबो न्यूक्लिक एसिड, डी ऑक्सी रेबो न्यूक्लिक एसिड। आरएनए रेबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। उसके बाद है कंपोनेंट ऑफ द न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड की कंपोनेंट की अगर हम बात करते हैं तो बोथ, चाहे हमारे पास डीएनए है या आरएनए, आर फॉर्मेड बाय ज्वाइनिंग टुगेदर ए लार्ज नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड यूनिट्स या मोनोन्यूक्लियोटाइड, ठीक है। बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड यूनिट्स आपस में मिलकर आरएनए या डीएनए बनाते हैं, जो बेसिकली न्यूक्लिक एसिड्स हैं। ईच ऑफ विच इज ए नाइट्रोजीनियस बेस। अब इनमें हर में क्या होता है कि एक नाइट्रोजीनियस बेस है, साथ में शुगर का ग्रुप होता है, साथ में फास्फोरिक एसिड का एक कॉम्प्लेक्स अटैच होता है। इन अदर वर्ड्स न्यूक्लिक एसिड आर पॉलीन्यूक्लियोटाइड। पॉलीन्यूक्लियोटाइड, पॉली मीन मैनी, बेटा न्यूक्लियोटाइड्स मीन न्यूक्लियोटाइड्स की यूनिट्स होती है। तो बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स के यूनिट्स मिलके न्यूक्लिक एसिड्स को बनाते हैं, इसीलिए हम कह सकते हैं कि न्यूक्लिक एसिड आर द पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स। अच्छा, उसके बाद हमारे पास है नाइट्रोजीनियस बेसिस। कौन कौन सी होती हैं न्यूक्लिक एसिड्स के अंदर? दीज आर द एरोमेटिक हेट्रोसाइक्लिक बेसिस। एरोमेटिक होती है ना, रिंग की फॉर्म में होती है, हेट्रोसाइक्लिक मुख्तलिफ के साथ ग्रुप होते हैं, जिसमें प्यूरीन एंड पेरीमिडीन, ठीक है, डेरिवेटिव। कौन कौन सी होती है नाइट्रोजन बेसिस? प्यूरीन्स एंड पेरीमिडीन। प्यूरीन्स कौन सी? प्यूरीन्स के अंदर बेटा हमारे पास एडेनिन एंड गवानीन है। एडेनिन को हम ए से शो करते हैं, ठीक है, कैपिटल ए से। और जो गवानीन होती है उसको हम कैपिटल जी से शो करते हैं, जो उसकी एब्रिवेशन। सेकंड हमारे पास है पेरीमिडीन्स। पेरीमिडीन्स जो होती हैं, दीज इंक्लूड, इनमें सिस्टीन, साइटोसिन आ जाती है, यूरेसिल एंड थायमीन। इनको हम सी से शो करते हैं, यूरेसिल को कैपिटल यू से, और थायमीन को जो है हम कैपिटल टी से शो करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है मोनोन्यूक्लियोटाइड्स क्या होते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स क्या है और न्यूक्लियोसाइड क्या है, ये मुख्तलिफ डेफिनेशन है। मोनो न्यूक्लियोटाइड्स, in nucleotide a phosphoric molecule form a ester linkage with other hydroxyl group of the sugar of nucleoside। यानी कि मोनोन्यूक्लियोसाइड मीन एक ग्रुप। अब इसमें क्या कहते हैं हम कि न्यूक्लियोटाइड के अंदर एक फास्फोरिक एसिड मॉलिक्यूल एस्टर लिंकेज बनाता है विद वन ऑफ द हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ ए शुगर ऑफ ए न्यूक्लियोसाइड, तो हम उसको मोनोन्यूक्लियोटाइड कहते हैं। न्यूक्लियोटाइड्स क्या होता है? A nucleotide is a nucleoside phosphate। बेसिकली जो न्यूक्लियोसाइड फॉस्फेट होता है उसको हम न्यूक्लियोटाइड का नाम देते हैं, यानी कि न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट दोनों को हम न्यूक्लियोटाइड्स कहें। और न्यूक्लियोसाइड क्या है? न्यूक्लियोसाइड जो होता है कॉम्बिनेशन ऑफ नाइट्रोजन बेसिड एंड 5 कार्बन शुगर। सिंपल नाइट्रोजन बेस और 5 कार्बन शुगर, दोनों को हम न्यूक्लियोसाइड कहते हैं, पहली चीज। सेकंड है न्यूक्लियोटाइड क्या होता है? जब न्यूक्लियोसाइड के साथ साथ एक फास्फेट का ग्रुप भी अटैच हो जाता है तो हम उसको न्यूक्लियोटाइड का नाम देते हैं। और जब न्यूक्लियोटाइड एक दूसरे के साथ मिलकर एक पूरा मॉलिक्यूल बनाती है तो हम उसको मोनोन्यूक्लियोटाइड कहते हैं। अच्छा, उसके बाद अदर हमारे पास है सम अदर बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंट ऑफ न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड्स क्या करते हैं? न्यूक्लियोटाइड्स जो होती हैं
विच आर नॉट कंबाइंड इन न्यूक्लियोसाइड आर आल्सो फाउंड इन टिश्यू। कुछ हमारे टिश्यू के अंदर भी होते हैं, स्पेशल फंक्शंस होते हैं, ठीक है। इनमें से कुछ नीचे दिए होंगे। डेरिवेटिव ऑफ एडिनिन। अब एडिनिन जो बेसिकली नाइट्रोजन बेस है, ठीक है, इसके मुख्तलिफ डेरिवेटिव जिसमें एटीपी, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, एडीपी, एडिनोसिन, एटीपी ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। इनकी फास्फेट के 3 ग्रुप होते हैं, बेसिकली एनर्जी के यूनिट्स है। एडीपी एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, एएमपी एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। अब एटीपी के अंदर 2 हाई एनर्जी फास्फेट बॉन्ड होते हैं, इस तरह एनएडी, ठीक है, निकोटिनामाइड, ठीक है, डाइन्यूक्लियोटाइड, या उसके बाद डाइन्यूक्लियोटाइड फास्फेट, एफएडी, ठीक है, कोएंजाइम्स ए वगैरह, ये सारे मुख्तलिफ एनर्जी के यूनिट्स। अच्छा, आगे जो आपने याद रखनी है वो है टेबल, ये वाला। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आरएनए एंड डीएनए, दोनों की क्या क्या खसूसियात है, ठीक है। ये टेबल अहम है, ये आपके पेपर में आ सकता है, आपने इसको अच्छे से याद करना है। तो पहले कैरेक्टर क्या है, नाइट्रोजन बेसिस, ठीक है, कौन सी होती है। अगर हम प्यूरिन्स की बात करते हैं तो आरएनए के अंदर जो प्यूरिन्स हैं वो एडेनिन और ग्वानिन है, जबकि जो डीएनए के अंदर होती है एडेनिन, सॉरी, बल्कि एडेनिन तो दोनों में सेम है, चाहे हम आरएनए की बात करते हैं या डीएनए की। तो जो प्यूरिन्स बेसिस है जिसमें बेसिकली ए और जी आता है, एडेनिन और ग्वानिन दोनों में सेम है, आरएनए के अंदर भी और डीएनए के अंदर। लेकिन जब हम पेरीमिडीन्स की बात करते हैं तो आरएनए के अंदर साइटोसिन और यूरेसिल है, और डीएनए के अंदर साइटोसिन और थाइमीन, तो ये दोनों में चेंज है। अच्छा, तीसरी प्रॉपर्टीज क्या है, रिलेटिव अमाउंट ऑफ कंप्लीमेंट्री बेसिस। कौन कौन सी कंप्लीमेंट्री बेसिस कितना होती है, आरएनए के अंदर हाई वेरिएबल मुख्तलिफ होती रहती है, लेकिन डीएनए के अंदर क्या होती है कि ए जो एडेनिन है ऑलवेज इक्वल टू टी थाइमीन, और इस तरह जो ग्वानिन जी होती है वो हमेशा इक्वल होती है सी के, यानी कि ए इज इक्वल टू टी, जी इज इक्वल टू सी। टोटल जो प्यूरिन होती है वो बराबर होती है टोटल पैरामेडियन से, इसको हम चारगाफ के लॉ भी कहते हैं। अच्छा, उसके बाद है शुगर, कौन सी होती है, आरएनए के अंदर राइबोज होती है और डीएनए के अंदर 2 डीऑक्सी राइबोज। फास्फोरिक एसिड आरएनए के अंदर मौजूद होता है और डीएनए के अंदर भी मौजूद है। 5वें नंबर पे हमारे पास है लैक्टेशन इन द सेल लोकेशन। अब सेल में कहाँ होता है, आरएनए मोस्टली साइटोप्लाज्म में होता है, सम इन द न्यूक्लियस, कुछ न्यूक्लियस के अंदर भी होता है, और जो डीएनए होता है मेनली इन द न्यूक्लियस, ठीक है। यानी कि अगर सेल में हम लोकेशन की बात करते हैं तो जो आरएनए के सेल होते हैं, वो आरएनए जो होता है ना वो ज्यादातर होता है साइटोप्लाज्म के अंदर, कुछ न्यूक्लियस में होता है। लेकिन डीएनए जो होता है वो सारा का सारा न्यूक्लियस के अंदर होता है, कुछ जो होता है वो साइटोप्लाज्म में होता है, और उसमें भी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर मौजूद होता है। मॉलिक्यूलर वेट कितना है, आरएनए का जो होता है मच स्मॉलर देन द डीएनए की निस्बत कम होता है, और डीएनए का जो होता है वो ज्यादा होता है। मॉलिक्यूलर शेप किस तरह से, आरएनए में पता है कि सिंगल स्ट्रेटेड, तो बेसिकली हमारे पास सिंगल स्ट्रैंड होते हैं जो कोलाइड ऑन इटसेल्फ, एक दूसरे के ऊपर आकर बनते हैं, और इसके अलावा इनमें से बहुत कम होते हैं जो डबल स्ट्रैंड की फॉर्म में भी मौजूद होते हैं, लेकिन मोस्टली जो होते हैं वो सिंगल होते हैं। और जो डीएनए की अगर हम बात करते हैं तो डीएनए जो हमेशा होता है वो डबल स्ट्रैंड होता है, फॉर्मिंग ए डबल हेलिक्स। अच्छा, आगे हमारे पास है आरएनए की कुछ खसूसियात पढ़ते हैं। राइबोन्यूक्लिक एसिड, आरएनए की 3 मेन टाइप्स होती हैं। एक हम कहते हैं मैसेंजर आरएनए, जिसको हम स्मॉल एम उससे पहले आप लिख लेंगे, ठीक है। इस तरह ट्रांसफर आरएनए जिससे पहले टी लिख लेंगे, और राइबोसोमल आरएनए आर लिख लेंगे। इट इज एस्टिमेटेड दैट ट्रांसफर आरएनए फॉर्म 10 to 15%, मैसेंजर आरएनए 5 to 10%, एंड राइबोसोमल आरएनए 70 to 80% बनाता है टोटल आरएनए। मैसेंजर आरएनए का काम क्या है कि ये इनकोड करता है अमीनो एसिड को, वन और मोर पॉलीपेप्टाइड स्पेसिफाइड बाय जीन और सेट। ट्रांसफर आरएनए फिर इंफॉर्मेशन उनकोडेड फॉर्म में उसको रीड करता है, रीड करने के बाद उनको ट्रांसफर करता है नेक्स्ट प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। और जो राइबोसोमल आरएनए उसमें राइबोसोम्स होते हैं जो कि प्रोटीन को सिंथेसाइज करते हैं। यानी कि मैसेंजर आरएनए मैसेज को इनकोड करता है, ट्रांसफार्मर आरएनए उस मैसेज को रीड करता है, और राइबोसोमल आरएनए जो होती है वो प्रोटीन्स को बनाता है उस मैसेज के थ्रू। अच्छा, उसके बाद है आरएनए इज ए पॉलीन्यूक्लियोटाइड, यानी कि इसमें बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड के यूनिट होते हैं। इट कंटेन ए लार्ज नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड इन इट्स मॉलिक्यूल, ठीक है। इस न्यूक्लियोटाइड के अंदर जो जो कंपोनेंट है उसमें हमारे पास बेटा नाइट्रोजन बेस है,
जो प्यूरिन भी हो सकती है और पेरिमिडीन भी हो सकती है। राइबोज शुगर होती है जो आमतौर पर डी राइबोज है, इसकी डायमेंशन होती है। फास्फोरिक एसिड उसमें एक ग्रुप पे होता है। अच्छा, उसके बाद है डीएनए, डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीएनए के अंदर हमें पता है कि जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है दैट गिव्स राइज टू केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द लिविंग सेल्स। न्यूक्लियोटाइड इन डीएनए आर लिंक्ड टू ईच अदर इन द सेम वे एज आरएनए, यानी कि जिस तरह आरएनए के अंदर होते हैं तो इसके अंदर भी सेम वे के अंदर उस तरह से अटैच होते हैं। उसके बाद है कि हाउएवर आरएनए डीएनए जो होती है इज, हमें पता है कि डीएनए जो होता है वो एक डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है। उसके अलावा उसमें 2 डीऑक्सीराइबोज शुगर होती हैं और इसके अंदर जो बेसिस है उसमें पैरिमिडीन, थायमीन एंड नॉट यूरेसिल, यानी कि इसमें यूरेसिल्स नहीं होती, नाइट्रोजन बेस ये आरएनए के अंदर होती है। डीएनए मॉलिक्यूल की शेप किस तरह से होती है ये आप लोगों को पहले भी आता है कि वेटसन एंड क्रिक्स, हमने एक मॉडल पढ़ा था 1953 के अंदर। उन्होंने ये बताया कि डीएनए मॉलिक्यूल इज ए डबल हेलिक्स। डबल हेलिक्स डीएनए can be visualized as a spiral staircase wound around a cylindrical axis। cylindrical axis के अंदर इस तरह में सीढ़ियों की तरह जो है चीज नजर आती है, डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर। बेसिस आर इनसाइड द हेलिक्स, इस हेलिक्स के अंदर नाइट्रोजन बेसिस होती हैं और डीऑक्सीराइबोज और फास्फेट ग्रुप जो होती है इसके बाहर वाली साइड के ऊपर होते हैं। हेलिक्स इन मोस्ट ऑफ द डीएनए इज ए राइट हैंडेड टाइप, यानी कि राइट साइड के ऊपर होता है। डबल हेलिक्स ऑफ डीएनए ए एंड बी रिप्रेजेंट मेजर एंड माइनर ग्रोव्स को शो करते हैं। ये देखिए ये स्ट्रक्चर है, आप देख सकते हैं ये हमारे पास एक्सेस है, इसके ऊपर ये डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है, बेसिस इसके अंदर है, फास्फेट ग्रुप्स और जो शुगर का ग्रुप होता है वो इसके बैर अटैच। ठीक है, वही बताया हुआ है कि इसमें दो एंटी पैरेलल मॉलिक्यूल्स होते हैं एक दूसरे के ऊपर जो इसकी लेंथ को बेसिकली करते हैं और इसके हेलिकल स्ट्रक्चर रिपीट होती है एट इंटरवल ऑफ 3.4 नैनोमीटर। ठीक है, और 10 बेस पेयर जब कंप्लीट होते हैं तो एक हेलिक्स बनता है और वो 2 नैनोमीटर डायमीटर्स में होता है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास है बायोलॉजिकल रोल ऑफ डीएनए। डीएनए क्या करता है कि हमें सबको पता है कि जो इंफॉर्मेशन होती है जेनेटिक इंफॉर्मेशन उनको कैरी करता है तमाम सेल्स के, चाहे वो हमारे पास यूकैरियोटिक सेल्स हैं। यूकैरियोटिक्स मीन क्या, जिसके अंदर न्यूक्लियस होता है, या हमारे पास प्रोकैरियोट सेल्स हैं जिसमें न्यूक्लियस नहीं होता, जिसमें वायरस और इसके अलावा फेजेस वगैरह जो होती है उनमें नहीं होता। अच्छा, जीन्स आर कंपोज्ड ऑफ डीएनए इन विच जेनेटिक इंफॉर्मेशन इज कंटेन्ड इन द फॉर्म ऑफ कोड्स। कोड की फॉर्म में होती हैं, फिर आगे जाके सिग्नल देती हैं जिससे तमाम इंफॉर्मेशन ट्रांसफर होती है। डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए एक्सप्लेन मेनी ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ डीएनए। अब जो उसकी स्ट्रक्चर की बेस के ऊपर उसकी मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज जो होती हैं वो उसको बेसिकली डिफाइन करती है। डीएनए हैज टू इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज, इसकी दो खसूसियत होती है। एक क्या करता है कि टू स्टोर द जेनेटिक इंफॉर्मेशन एंड रेप्लिकेट, ये इसकी है जेनेटिक इंफॉर्मेशन इसमें स्टोर होती है, इसकी रिप्लिकेशन होती है और इससे डबल स्ट्रैंड स्ट्रक्चर बनता है, बिल्कुल ओरिजिनल जो डीएनए की तरह होता है। उसके अलावा सेकंड इसका काम है टू प्रोड्यूस द, ये मैसेंजर आरएनए को बनाता है जिसको हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। और फिर मैसेंजर आरएनए से आगे हमें क्या बनती है, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, यानी कि प्रोटीन्स बनते हैं। तो ये हमारे पास न्यूक्लिक एसिड का टॉपिक था जिसमें आरएनए और डीएनए। नेक्स्ट हमारे पास है हार्मोन्स। ठीक है, इसका हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आज पढ़ लेते हैं और नेक्स्ट टाइम हम हार्मोन स्टार्ट करेंगे। अच्छा, हार्मोन्स है क्या, इसकी डेफिनेशन, these are the chemical substance which are secreted in the body fluid by one type of the cells and have physiological control effect on other type of the cells। अगर हम हार्मोन्स की बात करते हैं तो सिंपल जो हार्मोन्स होते हैं ना, तो एक सेल में इनकी सिक्रीशन होती है बॉडी के किसी एक पार्ट में, और दूसरे बॉडी के सेल्स के अंदर जाके ये अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं, अपना इफेक्ट दिखाते हैं। अब फॉर एग्जांपल अगर हम इंसुलिन की बात करते हैं, ठीक है, इंसुलिन एक हार्मोन है और ये पेंक्रियाज में बेसिकली बन रहा होता है बीटा सेल से। वहां से बनने के बाद ये ब्लड में जाके बॉडी के मुख्तलिफ सेल्स में इंटर होके ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन करता है। तो हम कह सकते हैं कि हार्मोन ऐसे केमिकल होते हैं जो बॉडी की एक सेल या ग्रुप ऑफ सेल में इनकी सिक्रीशन होती है, यानी कि वहां पे ये बनते हैं एंड देन फिजियोलॉजिकल इफेक्ट ऑन अदर टाइप ऑफ द सेल्स, और दूसरे सेल्स के ऊपर जाके अपना इफेक्ट परफॉर्म करते हैं। अच्छा, उसके बाद हमारे पास है एंडोक्रिनोलॉजी। एंडोक्रिनोलॉजी मीन वो मतलब कि साइंस ऑफ ब्रांच जिसमें बेसिकली हार्मोन के साथ हमारा कंसर्न होता है, यानी कि हार्मोन कैसे बनते हैं, उनका क्या इफेक्ट होता है, मुख्तलिफ बीमारियों की ट्रीटमेंट में हार्मोन्स की कमी ज्यादती से क्या होता है, ये सारी स्टडी हम एंडोक्रिनोलॉजी में करते हैं। दिस इज द साइंस दैट कंसर्न
विद स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द एंडोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन वो ग्लैंड्स होते हैं जहाँ से हार्मोन्स बनते हैं, ठीक है। उन तमाम एंडोक्राइन ग्लैंड्स के फंक्शन क्या है, उसके साथ ये जो स्टडी हम करते हैं। एंड द डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिसऑर्डर ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम, और एंडोक्राइन सिस्टम यानी कि हार्मोन्स की वजह से कौन सी बीमारियां होती हैं, उनको हम कैसे डायग्नोस करते हैं, उन बीमारियों को देन हम ट्रीट किस तरह से करते हैं, ये सारी स्टडी हम एंडोक्राइनोलॉजी में करते हैं। उसके बाद है फंक्शन ऑफ हार्मोन्स। हार्मोन के हमारी बॉडी के अंदर मुख्तलिफ फंक्शन होती हैं, हमारी बॉडी के इंटरनल इन्वायरमेंट को कंट्रोल करते हैं, ठीक है। मेन फंक्शन क्या है, इंटरनल इन्वायरमेंट, यानी कि केमिकल कंपोजिशन, हमारी बॉडी का वॉल्यूम, ईच एंड एवरीथिंग को कंट्रोल करते हैं। हमें पता है थोड़ा सा हार्मोन इधर उधर हो जाए तो हमारी बॉडी में चेंजिंग आती है। वही अगर हम इंसुलिन की बात करें, अगर हमारी बॉडी में इसकी प्रॉपर सिक्रीशन ना हो तो ग्लूकोज का लेवल ऑटोमेटिक ज्यादा हो जाता है, ठीक है। उसके बाद ट्रांसपोर्ट सब्सटेंस थ्रू द सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन से जो सब्सटेंस सेल के अंदर जाते हैं, बाहर आते हैं, उनको कंट्रोल करने में भी हार्मोन का काम होता है, उसको ट्रांसपोर्ट करते हैं। प्ले की रोल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ हमारी बॉडी में जिस तरह ग्रोथ हार्मोन, ठीक है, अगर ये नहीं होगा तो हमारी बॉडी के किसी भी ऑर्गन, किसी भी पार्ट्स की ग्रोथ नहीं होगी, तो ये हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए भी जरूरी है। कंट्रीब्यूट द बेसिक प्रेजेंस ऑफ रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन के प्रोसेस में जो हमारे पास मुख्तलिफ रिप्रोडक्टिव हार्मोन, सेक्स हार्मोन्स होते हैं, ठीक है, फर्टिलाइजेशन करवाते हैं, वही जिसमें रिप्रोडक्टिव सिस्टम के हार्मोन्स आ जाएंगे, मेल और फीमेल के। जिस तरह टेस्टोस्टेरोन मेल के अंदर होता है, ठीक है, इस तरह ऑक्सीटोसिन या एस्ट्रोजन, गेस्ट्रोजन, ये सारे फीमेल के अंदर होते हैं, तो ये बेसिकली रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स है। न्यूरिशमेंट ऑफ द एम्ब्रियो, बाद में जो एम्ब्रियो बनता है माँ के पेट के अंदर, उसको भी डाइट्स वगैरह देना, ये सब कुछ। और डिलीवरी ऑफ न्यू बॉर्न, जिस तरह यूट्रस, ठीक है, उसमें ऑक्सीटोसिन होता है, वो हार्मोन रिलीज होगा तो डिलीवरी होगी, तो ये सारे मुख्तलिफ हार्मोन्स हैं। रेगुलेट द मेटाबॉलिज्म एंड एनर्जी बैलेंस इन द बॉडी, ये भी इनके काम है। नेक्स्ट हमारे पास है टाइप्स ऑफ हार्मोन। दो तरह के होते हैं बेटा, एक है लोकल हार्मोन, एक होते हैं जर्नल। लोकल का मतलब होता है कि जहां पे वो बनते हैं, जहां पे वो रिलीज होते हैं, वहीं पे वो अपने फंक्शन भी परफॉर्म करते हैं, हम उसको लोकल कहते हैं, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल वो कहते हैं कि दी हैव द स्पेशल लोकल इफेक्ट ऑन द बॉडी, यानी कि जहां बनते हैं, फॉर एग्जांपल एक हार्मोन्स है एसिटाइल कोलिन, ठीक है, या हमारे पास सिक्रीटन है, या उसके बाद हमारे पास है कोलसेटोकाइनिन, ये जहां बनते हैं वहीं अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं। अब एसिटाइलकोलिन जो है ना, ये मोस्टली हमारे सीएनएस के अंदर होती है, ठीक है, वहां पे बनती है और वहीं पर ही अपना फंक्शन करती है, यानी कि पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट नहीं करती। इसी तरह से जिस तरह हमारे रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स हैं, जहां बनते हैं वहीं पर अपना इफेक्ट शो करते हैं, पूरी बॉडी में सर्कुलेट नहीं करते। उसके बाद है जर्नल हार्मोन्स। अब ये वो होते हैं जो पूरी बॉडी के ऊपर इफेक्ट करते हैं, यानी कि एक जगह पे बनते हैं, फिर ब्लड में जाते हैं, फिर दूसरी जगह के ऊपर जाके अपना इफेक्ट शो करते हैं। अब फॉर एग्जांपल जिस तरह अगर हम ग्रोथ हार्मोन्स की बात करते हैं, अब ग्रोथ हार्मोन्स कौन से हैं, ऐसे हार्मोन्स होते हैं ना, जिस तरह ग्रोथ हार्मोन, थायराइड हार्मोन्स, ये पूरी बॉडी में सर्कुलेट करते हैं ना, हमारी बॉडी के हर एक आर्गन की ग्रोथ होती है, तो हर एक जगह के ऊपर जाके, ठीक है, ये अपना इफेक्ट शो करते हैं, जिसको हम ग्रोथ हार्मोन्स कहते हैं, ठीक है। ये तो हमारे पास था हार्मोन्स। आगे क्लासिफिकेशन ऑफ हार्मोन्स है, ठीक है। तो ये हमारे पास हैं कुछ हार्मोन्स वगैरह, ये हम इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम स्टार्ट करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ हार्मोन्स। तो आज के लिए इतना ही काफी है। अल्लाह हाफिज।